नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। मैं मोहनपाल आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। दोस्तों, मैंने आज ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है और ज्योग्राफी हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पहला वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी और तीसरा सामान्य ज्योग्राफी। तो मैंने आज इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो लिया है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, हमारे चैनल पर आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल ICAR के जो बैच हैं वो एकदम फ्री बिल्कुल यूट्यूब पे चलने वाले हैं और अच्छे टीचर्स के साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मेरा टॉपिक है अवस्थिति। ठीक है, आज की अवस्थिति एवं विस्तार टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। मैंने मैप लिया है यहाँ पे। मैप को पढ़ने से पहले मैं बेसिक पॉइंट को उठाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, भारत की अवस्थिति हम दो तरह से पढ़ते हैं, तो ग्लोब के माध्यम से कि ग्लोब में हमारा भारत कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा एशिया, कि एशिया में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत को अभी तो भारत बोला जाता है, लेकिन उस प्राचीन काल में भारत को भारत नहीं बोल के भारतवर्ष बोला जाता था, आर्यभट्ट बोला जाता था, हिंदुस्तान बोला जाता था। तो मैं कुछ नाम लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में यानी कि यहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है, उसके पास में आर्य आकर बसे। कुछ लोगों का मानना है कि आर्य विदेशी थे, जैसे कि मैक्स मुलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आए थे। और कुछ हिंदुस्तानी जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये जो आर्य थे वो हिंदुस्तानी थे, ना कि विदेशी। क्यों थे उसका एक रीजन उन्होंने बताया। जो भारतीय इतिहासकार ने बताया, तो आर्य थे, आर्यों की जो शादियां होती थी, ये होती थी, विवाह लिख लेते हैं हम। आर्यों में जो विवाह प्रथा थी, वह प्रथा वो गोत्र पर आधारित थी। यानी कि एक ही गोत्र के वर और वधु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कहा था हिंदुस्तानियों ने। ठीक है, और जो मैक्स मुलर थे या फिर और भी अंग्रेज थे, उन्होंने कहा था, विदेशी थे, उन्होंने कहा था कि विदेशी है, ये विदेशी है। ठीक है, अगर विदेशी है तो ये वाली प्रथा जो और प्रथा थी गोत्र वाली, वो कहाँ से आ गई। तो जानना पड़ेगा कि ये आर्य जो थे पानी होंगे। ठीक है, अगर ये प्रथा रही होगी तब। अभी इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। कुछ कहते हैं हिंदुस्तानी थे और कुछ कहते हैं विदेशी। बात को छोड़िए। ठीक है, मैं कहता हूँ इनके नाम पर जो था आर्यवर्त रखा गया। ठीक है, इनके जो आर्य के एक राजा हुए थे। ठीक है, भरत के नाम पर ही जो भारत को भारतवर्ष बोला जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ के निवासियों को क्या बोला जाने लगा, निवासियों को कि या फिर संतान। ठीक है, भारतीय। तो दूसरा नाम पड़ता है हिंदुस्तान या भारत।
भारतवर्ष तो यहाँ तक गया। हिंदुस्तान। जब ईरानी आते हैं तो इस सिंधु नदी को सिंधु ना बोल के हिंदू नदी बोलते हैं। ठीक है। और इस देश को हिंदुस्तान बोलते हैं। ठीक है। तो ये किसने बोला था? ठीक है। ईरानी। ठीक। अब आता है चौथा, चौथा इंडिया। ठीक? ईरानियों के बाद में यूनानी आते हैं। यूनानी। यूनानी वो इस सिंधु नदी को हिंदू ना बोल के इंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस। इस नदी को इंडस बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ के जो देश है इसको बोलते हैं इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? इंडिया। तो इस प्रकार से हमारे जो चार नाम है वो निकल के आते हैं हमारे भारत के। ठीक है। ये तो थी थोड़ी बेसिक जानकारी। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर डालिए। क्वेश्चन में आता है यहाँ से कि जो भारत का जो आकार है वो किस तरीके का है। तो दोस्तों भारत का आकार है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय। ठीक है। पॉइंट नंबर एक। ठीक है। चतुष्कोणीय होने के साथ साथ चतुष्कोणीय होने के साथ साथ यह अपनी विविधताओं का देश है। यानी कि इसमें कई प्रकार की विविधता है। जैसे कि जैसे कि उत्तर में जैसे कि उत्तर में लिख लेते हैं। जैसे कि उत्तर में हिमालय, हिमालय पर्वत। यानी हम इस भाग को हम उत्तर बोल रहे हैं। ठीक है। इस भाग को हम उत्तर बोल रहे हैं। दूसरा है मध्य भाग में बढ़िया है। बढ़िया है दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठे। ठीक है। मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चले, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इस इस पूरे क्षेत्र को मैंने मध्य भाग कहा। ठीक है। यहाँ से नदी द्रोणियां निकलती हैं। अब आ जाते हैं इस भाग में, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है। उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व भाग में आच्छादित की जाती है। ठीक है। उत्तर भाग में, उत्तर भाग में भी आच्छादित पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है। ये पॉइंट रहे कुछ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इसको नोट डाउन करें। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में? आ गई? ओके। नेक्स्ट देखिए, मैंने अभी इसको ले लेते हैं।
अब बात करते हैं हम कि उत्तर में ठीक है, और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में और जो मध्य भाग में उत्तरी भाग में हिंद महासागर, ठीक है। इन सभी को क्षेत्र को मिलाकर क्या बोला जाता है? ये उपमहाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है। ये उपमहाद्वीप यानी कि यहाँ से इस क्षेत्र को लेकर इस क्षेत्र को यहाँ तक के क्षेत्र को, यानी कि थोड़ा जलीय क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। ये क्षेत्र को लेकर यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को, सर ये नेपाल है यहाँ, क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। अब मैं उपमहाद्वीप के कुछ देश गिना देता हूँ कि कौन कौन से देश उपमहाद्वीप में आते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा चीन, ठीक, ये रहा हमारा चीन, ये रहा हमारा, ये रहा, ये मैम, ठीक है, ये रहा ये रहा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और ये पूरा रहा, कौन कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है? क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन कौन से देश, कौन कौन से देश, देश ये ये- ये- ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अगर वो डाल देता है अफगानिस्तान, तो दोस्तों अफगानिस्तान जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं होगा। डाल देता है चीन, तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं होगा। और डाल देता है अगर म्यांमार, तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं होगा। केवल 5 देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होंगे, और यहाँ पर बांग्लादेश, ठीक है। देखो, एक पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश, पांचवा, ये जो है 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बता देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, next, ये उपमहाद्वीप, ये उपमहाद्वीप जो एशिया है एशिया के दक्षिणी, की दक्षिणी
क्वेश्चन आता आता है कि एशिया में भारत की स्थिति क्या है, तो दक्षिण मध्य में भारत स्थित है। ठीक है, अगला डालिए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी स्थिति ग्लोब में। तब मैंने एशिया में बता दिया और इसमें जो कुछ पॉइंट थे वो बता दिए। अब देखते हैं इसके ग्लोब पे। ठीक है, ग्लोब पे। ठीक है, ग्लोब पे भारत की क्या है, यहाँ से भी पॉइंट बनते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा, ये रहा हमारा ग्लोब। ठीक है, आपको पता है पृथ्वी को दो भाग में बांटने वाली रेखा, दो भाग में, हम 0 डिग्री, 0 डिग्री या रेखा, रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये रेखा, या फिर इक्वेटर। ठीक है, इसको तीन चार नामों से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। उसके बाद में, उसके बाद में ये जो लाइन है, ये इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। अब क्वेश्चन आता है कि भारत की स्थिति अक्षांशीय रेखा पर या फिर अक्षांशीय दृष्टि में किस प्रकार है। कल देख लेते हैं। अक्षांशीय, अक्षांशीय जिसे भारत किया है वो क्या है। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। भारत है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ये एक लिख लेता हूँ, उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी। ठीक है, इसको दो भागों में बांट दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारा जो भारत है वो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये आगे हमारी अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति। दूसरा देशांतरीय दृष्टि से देखते हैं, ये दृष्टि स्थिति क्या होगी। ये हमारी है, यानी कि अ, उत्तरी पोल को दक्षिणी पोल से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा बोलते हैं। तो देशांतर रेखा के अगर देखा जाए, भारत है यहाँ पर, ये लगभग भारत यहाँ। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, कितना, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक, अगर अक्षांशीय दृष्टि से पूछ ले तो आएगा उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरीय दृष्टि से पूछ ले तो आएगा पूर्वी गोलार्ध, और दोनों का मिलाकर पूछेगा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति ग्लोब में क्या है, तो आप लिखेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ तक बात आई समझ में, तो चलते हैं आगे। यहाँ से 23 डिग्री, 23 डिग्री, 23 डिग्री नॉर्थ रेखा, तो यहाँ से 23 डिग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं रेखा। तो इस साइड में ये पकड़, ठीक है, और इसको उत्तरी 23.5 डिग्री
उत्तरी रेखा को बोलते हैं कर्क। ठीक है, ये भारत के लगभग मध्य में होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों जो राज्य की जब पढ़ाऊंगा ना, तो मैं 8 राज्य को भी बताऊंगा कि कौन कौन से राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये रहा हमारा मैप। ये मैप है। ठीक है, अब मैप से जुड़े हुए कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये रथ की लंबाई, ये रही लंबाई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? अर्थ की लंबाई कितनी है? 114 किलोमीटर। नोट डाउन कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 1, लंबाई। लंबाई है 14। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक। उसके बाद में चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई है 33। ठीक है, यानी कि पॉइंट नंबर, चौड़ाई चौड़ाई है मीटर में, किलोमीटर। ठीक है, डाउन कर लिया। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमारा त्रिकोण, नहीं सॉरी, उत्तरी पॉइंट। उत्तरी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉल। ठीक है, ये दोस्तों लद्दाख में है। ये अलग हुआ है जम्मू कश्मीर से। ये जम्मू कश्मीर आता था लेकिन अब लद्दाख लगाएंगे। और ये दक्षिणी बिंदु है, बिंदु है, यानी स्थलीय दक्षिणी बिंदु है ये। ये बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या केप कैम्पबेल। ठीक है, ये हमारा पूर्वी बिंदु है, ये बोलते हैं गौर, और ठीक है, अब पूर्वी बिंदु को देख लेते हैं। पूर्वी बिंदु को बोलते हैं कीवतु। में प्रदेश। अब देखते हैं, और जो हमारा भारत है उसमें हमने लंबाई और चौड़ाई अपने चारों पॉइंट लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। पहले मैं अक्षांशीय विस्तार को लेके चलूंगा यहाँ पे। स्थलीय बिंदु से, स्थलीय बिंदु से 8 डिग्री 45 मिनट से लेकर के, तो उत्तरी अक्षांश से लेकर 33 डिग्री, 33 डिग्री, 33 डिग्री 6 मिनट, डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ये उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि संपूर्ण भारत का विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत का विस्तार यहाँ से नहीं लिया जाता, बल्कि है ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार का दक्षिणतम पॉइंट से नापा जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, यहाँ से नाप के चलते हैं, यानी कि जो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ से शुरू होती है। अगर स्थलीय पूछ लिया जाए तो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि केप कैमोरिन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या फिर
मिलियन या फिर पार्सल पॉइंट में याद रखिएगा दोस्तों। पार्सल पॉइंट ये भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2004 में भूमि के कारण ये जलमग्न, ठीक है दोस्तों, जलमग्न का मतलब है कि ये पूरी तरीके से डूब गया था। ठीक है, तो यहाँ से बनने वाले पॉइंट मैंने नोट करा दिए, इधर से बनने वाले पॉइंट नोट करा दिए, ठीक है, इधर से बनने वाले पॉइंट नोट करा दिए। अब चलते हैं यहाँ देशांतर, ठीक है। पूर्वी देशांतर को बोलेंगे 68 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 9 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ठीक है। ठीक है, ये तो रही थोड़ी बेसिक। अब इसके अंदर और चलते हैं, इसके अंदर और चलते हैं, जहाँ से गहराई से थोड़े पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। ये रहा मेरा आपका पड़ोसी, पड़ोसी स्थान, ठीक है, नोट कर लेते हैं। इससे क्या क्या पॉइंट बनते हैं? सबसे पहले तो इसकी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा वो कितनी साझा करता है, तो ये करता है 123 किलोमीटर। कितनी? 123 किलोमीटर, ठीक है, 23 किलोमीटर। इतनी सीमा रेखा जो है भारत के साथ में साझा करता है। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य और कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो गुजरात हो गया, क्या क्या हो गया? गुजरात। दूसरा, तीसरा पंजाब, ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर, ठीक है। इतने राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। कौन कौन से? यानी कि इतने पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा होती है एलओसी, ठीक, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों ही बॉर्डर पे, जो बॉर्डर के उस पार और इस पार दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, रेड क्लिफ रेखा, काल्पनिक रेखा है दोस्तों, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये 1940 में खींची गई थी, रेड क्लिफ के नाम से। और फिर चलते हैं हम आगे, जो है अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अफगानिस्तान यहाँ पे, ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से एक ही पॉइंट है, अफगानिस्तान से कितना किलोमीटर साझा करता है? तो
जो कि सबसे कम है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारत की सबसे कम सीमा रेखा जो है वो किस देश के साथ में मिलती है, तो आंसर आएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। उसके बाद में इसमें एक डुरंड रेखा होती है, डुरंड रेखा वो खींची गई है। ठीक, यह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम चीन। चीन, ठीक है, चीन। चीन से कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट बनते हैं। हमारा चीन यहाँ पर रहा, के साथ में भारत कितनी सीमा साझा करता है? दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक काल्पनिक रेखा है भारत और चाइना के बीच में, जिसको बोलते हैं एक मोहन रेखा। ठीक है, ये रेखा काफी विवादित रही है दोस्तों। इंडिया तो इसको मैकमोहन रेखा मानता है, लेकिन चाइना इसको तथाकथित रेखा मानता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, कितने राज्य जो है भारत के वो चाइना के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो पहले लद्दाख आ जाएगा यहाँ पे, लद्दाख। फिर उसके बाद में लद्दाख के बाद में जो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में उत्तराखंड आ जाएगा। यानी कि जो तीन देश है, तो तीन राज्य है, वो चाइना के साथ में सीमा साझा करते हैं। यानी कितने? तीन राज्य, तीन राज्य। ठीक है, तीन राज्य। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पे हमारा ये नेपाल। भारत का काफी अच्छा मित्र रहा ये, और अभी भी है। इसके साथ में काफी अच्छे संबंध है। हालांकि इन दोनों के साथ में भारत के संबंध अच्छे नहीं है, खासतौर से पाकिस्तान के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पे ठीक है, ये आ जाएगा हमारा नेपाल। नेपाल, नेपाल से सटे हुए राज्य, नेपाल से सटे हुए राज्य, यूके, यूके, यूपी, बिहार है, और ये सिक्किम। ठीक है, कितने राज्य हो गए? एक, दो, तीन, चार। चार राज्य, चार राज्य नेपाल के साथ में मिलते हैं। ठीक है, और कितनी सीमा साझा करते हैं? कुल 100 किलो, 1751 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया ये, क्या? ठीक है, वन को लिखिए। भूटान के साथ में भारत जो है वो कुल 692 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, और भूटान से लगे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा है सिक्किम, दूसरा है सिक्किम, और दूसरा सिक्किम, और तीसरा, ठीक ठीक है, लेकिन तीन राज्य, तीन राज्य,
यस, भूटान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे म्यांमार। ये चलते हैं म्यांमार। म्यांमार हमारा ये रहा। ठीक है, ठीक है, इसकी सीमा रेखा कितनी है के साथ में? ये है 1610 किलोमीटर। ठीक है, और इसके साथ में भारतीय जो राज्य है वो कितने सीमा साझा करते हैं? एक, दो, तीन, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, देखिए हर राज्य, हर राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश? ठीक है, कलैंड, और यहाँ पर दोस्तों तो ये आ गए चार राज्य। ठीक है, उसके बाद में अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गए हमारे जो स्थलीय भाग यानी कि स्थलीय राज्य, कौन कौन से किस देश से कितने राज्य मिले हुए हैं और कितनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ से भी पॉइंट बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखिए, ठीक है, वहां से अब आ जाते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश हमारा, बांग्लादेश के साथ में साझा करता है 4,000 पॉइंट डालेंगे के साथ। ये लंबी लंबी या ज्यादा, इस- बांग्लादेश, ठीक, ये भारत के तीनों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, यह है तीन तरफ, यानी कि बोल दे कि ऐसा कौन सा देश है जो तीनों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ, कौन सा देश है? तो ना, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक, और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं बांग्लादेश से? ये कितने राज्यों से घिरा है? यानी कि एक, दो, तीन, चार और पांच। ठीक है, ये पांच राज्यों से घिरा, राज्यों से घिरा है।
ठीक है। अब यहाँ तक की बात आ गई। अब चलते हैं ये तटीय इलाकों के बारे में, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तटीय इलाके, तो यहाँ तक का जो है तटीय इलाका है। और ये इलाका है। ठीक है, इनको कैसे करके डिवाइड किया गया है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन न छोटे, इस तरीके से हम इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बताइए, ये गुजरात है, ये गुजरात है, ये खंबात की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, हिंद महासागर को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक तो अरब सागर, एक अरब सागर, एक सागर, बंगाल की। ठीक है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा, और ये लक्षद्वीप तो रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गुजरात स्टार्ट हुआ, गुजरात से यहाँ से लेकर और यहाँ पर क्या है, दमन। दूसरा पेन ले लेते हैं, क्या है, दमन। ये दिखेगा, ये है दमन। दमन तक के इलाके को, दमन तक के जो तटीय मैदान है उसको बोलते हैं दोस्तों काठियावाड़ क्षेत्र। कितना, क्या बोलते हैं, काठियावाड़ क्षेत्र। काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़, ठीक है, या मैदान। ठीक, फिर क्वेश्चन में आ जाता है कि गुजरात के दमन तक, गुजरात से लेकर दमन तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट। तो आपको काठियावाड़ तट लगाना है, काठियावाड़ तट या फिर काठियावाड़ मैदान। ठीक है, आगे दमन से लेकर गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक, ये हमारा गोवा छोटा राज्य। ठीक है, गोवा तक के जो तट है तो बोलते हैं कोंकण तट, तो बोलते हैं कोंकण। ठीक है, कोंकण यहाँ लिख लेते हैं, हाँ, लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर एक, यानी कि गुजरात से दमन तक के ये मैदान को, ये मैदान को किया जाता है। ठीक है, दूसरा है, यानी कि यहाँ दमन तक आ गए, अब दमन से गोवा तक चलिए, दमन से गोवा तक। ये इसको बोलेंगे क्या, यानी कि इस तट को बोलेंगे कोंकण तट। मैं याद भी कराऊंगा, याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, सरल ट्रिक होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ हम गोवा तक आ गए, गोवा, गोवा से कर्नाटक तक, गोवा गोवा से क्षेत्र है, यानी कि तट है, उसको बोलते हैं हम केंद्र, केंद्र तट।
केरला तट, ठीक है। अब आ जाते हैं कर्नाटक से केरल तक, यानी कि ये हमारा केरल रहा, ठीक है। ये रहा केरल, यानी कि कर्नाटक से केरल तक तट होता है, उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं, ये हो गया काठियावाड़, कोंकण, ये हो गया केरला तट, और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मालाबार और, ठीक है, मालाबार तट, यानी कि हमने गुजरात से लेकर केरल तक के तट यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए हम याद कैसे करेंगे, काठियावाड़, कोंकण, केरला और मालाबार, इसको लिखेंगे ट्रिपल के एम, ट्रिपल के एम, यानी कि कैसे, काठियावाड़, दूसरा दूसरा कोंकण, और तीसरा केरला, और चौथा मालाबार, ठीक है। आगे अब चलते हैं इधर को, ठीक है दोस्तों, यहीं पर ये पर्वतमाला है, पर्वतमाला, ठीक है, इसको सह्याद्री बोलते हैं इसको, ठीक है। यह है नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी की, ठीक है। ये होता है पश्चिमी घाट, बोलते हैं क्या दोस्तों, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न, ठीक है। और जैव विविधता दोस्तों इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस क्षेत्र में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पर अब आ गए, यहाँ हमारा केरल आ गया, केरल से तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, है, तट, यानी कि चलते हैं साइड में, केरल से तमिलनाडु बोलते हैं कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल तट। अब यहाँ तमिलनाडु से आगे बढ़ेंगे, हाँ, उड़ीसा तक, ठीक है? उड़ीसा तक के तट को, क्षेत्र को क्या बोलेंगे, डेल्टा क्षेत्र। इस तमिलनाडु से, तमिलनाडु से उड़ीसा तक के को बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन दोस्तों और बनता है, बोला जाता है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा से महानदी तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा, कोरोमंडल तट, डेल्टा तट, मालाबार तट, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मैं लिखा रहा हूँ कि क्या आप बोलते हैं। पॉइंट नंबर अगला है, उड़ीसा से, उड़ीसा से नदी, महानदी के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपनद, या फिर, ठीक है, उत्कल तट या फिर उत्कल क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने देख लिए, और जितने भी मुझे उम्मीद था जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से मैंने कवर किए। अब आता है यहाँ पे, हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भी जो जैव विविधता केंद्र है, लेकिन इसके मुकाबले कम, ठीक है। इसको केवल एक ही पॉइंट है यहाँ पे, कि जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, पार्सल बोलते हैं, और मैंने अभी शुरुआत में लिखा दिया, ठीक है।
अब इसमें एक चीज और बोलते हैं कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसी द्वीप में पाई जाती है, ठीक है, बैरन द्वीप, ठीक। तो इससे जो भारत की अविस्तृत एवं विस्तार था, उससे जुड़े हुए मैंने कुछ नोट किया कराए आपको, और कुछ बेसिक जानकारी भी दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।